हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस टाइम डिफरेंस के चलते वीडियो थोड़ी फार देर से आ रही है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से वीडियो आपको काफी जल्दी मिले। लेकिन फाइनली इस वीक का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानेंगे कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है, क्योंकि ये शो AEW के ऑल इन पे पर व्यू के बाद का पहला शो था। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत ऑल इन पे पर व्यू के रिकैप से हुई, लेकिन इसके बाद हमें सरप्राइजिंगली जॉन मॉक्सली इस वीक के डायनामाइट शो पर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर जॉन मॉक्सली को देखकर लग रहा था कि वो काफी सीरियस है, क्योंकि वो हर बार की तरह हंसते खेलते हुए यहाँ पर नहीं आ रहे थे। और जॉन मॉक्सली के यहाँ पर आने के बाद जब टोनी शिवानी जॉन मॉक्सली से पूछ रहे थे कि जॉन मॉक्सली कितने दिनों बाद वापस आए हैं और यहाँ पर जॉन मॉक्सली को क्या कहना है, तो यहाँ पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि जॉन मॉक्सली यहाँ पर एक आदमी से मिलने के लिए आए हैं जो कि एकदम जॉन मॉक्सली की तरह ही है। और यहाँ पर जॉन मॉक्सली चाहते हैं कि जॉन मॉक्सली और डार्बी एलन एक बार मिलकर एक दूसरे से एक बातचीत कर ले और डार्बी एलन को जॉन मॉक्सली को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होगा। जो बातें यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही और एक कहकर वो यहाँ से जा ही रहे थे। पर यहीं पर सरप्राइजिंगली बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने टोनी शिवानी से ये कहा कि यहाँ पर ये कंपनी उनकी नहीं है और ये कहकर जॉन मॉक्सली यहाँ से चले गए। जो चीज सुनकर यहाँ पर काफी सारे लोग काफी कंफ्यूज थे और किसी को पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने ऐसा क्यों कहा। पर काफी सारे लोग कह रहे हैं कि प्रोबेबली ये शेन मैकमैन की AEW के अंदर आने की स्टोरी की शुरुआत हो सकती है, जिस पर मैं फिलहाल में तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा। पर इस तरीके से एक काफी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट के साथ जॉन मॉक्सली ने इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत कर दी थी। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे शो पर क्या होता है। पर इसके बाद हमें रेने पैकेट बैकस्टेज में मार्क ब्रिस्को और उनकी टीम का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी। और यहाँ पर बात करते हुए मार्क ब्रिस्को ने कहा कि मार्क ब्रिस्को इस वीक के डायनामाइट शो पर हुक ऑरेंज कैसिडी काइल ओ'रिली के साथ मिलकर एक 8-man टैग टीम मैच हासिल करने वाले हैं और वो कॉन्फिडेंटली ये मैच जीतने वाले हैं। जिसके साथ ही बात करते हुए विल नाइटिंगेल ने यहाँ पर ऑल आउट पे पर व्यू के लिए क्रिस स्टैटलैंडर को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जिससे देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे शो पर क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ओपनिंग मैच के अंदर हैंगमैन एडम पेज स्टोन पिटबुल यानी कि टोमोहिरो इशिई को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस सच में ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहाँ पर इन दोनों स्टार्स ने एक दूसरे पर काफी हार्ड हिटिंग मूव्स लगाए और दोनों ही एक दूसरे पर एकदम जी जान लगाकर अटैक कर रहे थे, जो देखकर लग रहा था कि दोनों यहाँ पर एक दूसरे को हर्ट करने के लिए आए हैं। और ये मैच सच में काफी जबरदस्त मैच चला, जहाँ पर कोई भी गिव अप नहीं कर रहा था। और एक टाइम के लिए जब हैंगमैन टोमोहिरो इशिई पर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिट लगाने के लिए गए, तो यहाँ पर टोमोहिरो इशिई ने हैंगमैन पेज पर एक डेड आई लगा दिया, जिसके अंदर हैंगमैन पेज काफी बुरी तरीके से टकराया। लेकिन पता नहीं किस मिरेकल के चलते वो यहाँ पर इंजर्ड नहीं हुए और हैंगमैन पेज ने यहाँ पर किकआउट कर टोमोहिरो इशिई पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर हैंगमैन पेज ने मैच जीत लिया है, जो उनके लिए काफी शानदार विक्ट्री रही। पर हैंगमैन पेज के मैच जीतते यहाँ पर स्वर्ग स्ट्रिकलैंड आ गए और यहाँ पर आकर हैंगमैन पेज से बातें करते हुए स्वर्ग स्ट्रिकलैंड ने कहा कि हैंगमैन पेज ने स्वर्ग स्ट्रिकलैंड के ऑल इन मैच के अंदर इंटरफेयर किया था और इस चीज से स्वर्ग को गुस्सा होना चाहिए। लेकिन सच में स्वर्ग को हैंगमैन पेज के लिए काफी बुरा लग रहा है, क्योंकि हैंगमैन एक बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहे हैं और इस वजह से हैंगमैन अनजाने में सक्सेस से उल्टी दिशा में भाग रहे हैं और यहाँ पर स्वर्ग सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और माना कि स्वर्ग के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं है, लेकिन आज भी पूरा का पूरा क्राउड स्वर्ग को वर्ल्ड चैंपियन कहकर रेफर करता है। जो बातें स्वर्ग कर ही रहे थे कि यहाँ पर हैंगमैन पेज ने स्वर्ग से कहा कि स्वर्ग चैंपियन नहीं है, स्वर्ग एक पीस ऑफ शिट है। स्वर्ग हैंगमैन पेज के घर के अंदर घुसे थे। आज तक स्वर्ग कभी हैंगमैन पेज को अपने आप के दम पर नहीं हरा पाए। इससे पहले स्वर्ग को प्रिंस नाना की मदद लेनी पड़ी और उसके बाद ब्रायन केज की, और इनके बीच में हुआ तीसरा मैच एक ड्रॉ के अंदर खत्म हुआ था। और यहाँ पर स्वर्ग हैंगमैन पेज को कभी भी अपने दम पर हरा नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हैंगमैन चाहते हैं कि स्वर्ग और हैंगमैन ये दोनों 1-on-1 एक दूसरे के आमने सामने आए और इनके बीच में कोई ना आए। जिसका जवाब देते हुए स्वर्ग ने कहा कि अगर स्वर्ग चाहते हैं कि हैंगमैन पेज और उनके मैच के अंदर कोई इंटरफेयर ना करे, तो क्यों ना इन दोनों के बीच में एक स्टील केज मैच हो जाए। जो बातें स्वर्ग ने कही और आगे हैंगमैन पेज से बात करते हुए स्वर्ग ने कहा कि यहाँ पर स्वर्ग को हैंगमैन पेज का वो वर्जन चाहिए जो कि उनका सबसे बेस्ट है, ना कि वो जिसने कि स्वर्ग को ना जिताने के लिए रेवोल्यूशन पे पर ऊपर खुद टैप आउट किया था। क्योंकि उसके बाद स्वर्ग काफी गुस्सा थे और यहाँ पर स्वर्ग हैंगमैन पेज के घर की तरफ आ रहे थे, लेकिन स्वर्ग ने हैंगमैन पेज को अपने प्रेग्नेंट वाइफ को हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हुए देखा था। जो देखकर स्वर्ग को फाइनली रियलाइज हुआ था कि हैंगमैन पेज वो नहीं है जो कि हैंगमैन पेज दिखा रहे हैं। उनका अब सिर्फ डैड बनकर घर पे रहने का टाइम आ चुका है। ये सोचकर स्वर्ग ने हैंगमैन पेज को पहले ही पीछे छोड़ दिया था और स्वर्ग वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ बढ़ चुके थे। पर हैंगमैन पेज की लाइफ सिर्फ स्वर्ग के अराउंड घूम रही है, जो कि काफी पैथेटिक चीज है। लेकिन इसलिए फिर एक बार स्वर्ग हैंगमैन पेज से पूछना चाहते हैं कि उस स्टील केज मैच के अंदर कैसे हैंगमैन आएंगे।
रियल काउबॉय शिट वाले या फिर कोई और, या फिर इससे अच्छा सवाल ये है कि हैंगमैन अपने बच्चों के लिए किस तरीके के डैड बनेंगे। जो सवाल पूछकर फिर एक बार यहाँ पर स्वर्व ने हैंगमैन पेज को सोचने के लिए मजबूर कर दिया, जिस वजह से हैंगमैन पेज तो रिंग छोड़कर चले गए। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि हैंगमैन पेज का जवाब क्या होता है और आगे स्वर्व और हैंगमैन इनके बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर जेमी हेटर का रिटर्न देखने को मिला और गाइज हमें आगे जेमी हेटर एक 1-on-1 मैच के अंदर हार्ली कैमरन को फेस करते हुए दिखाई दी और अपने रिटर्निंग मैच के अंदर जेमी हेटर ने काफी शानदार परफॉर्मेंस दी, जहां पर हार्ली कैमरन तो इस मैच के अंदर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जेमी हेटर ने उन पर अच्छे खासे मूव्स लगाकर फाइनली उन पर अपना फिनिश लगाकर ये मैच काफी आसानी से जीत लिया है। और ये देखकर रिंग साइड पर खड़ी हुई सरया भी काफी नाराज थी, लेकिन देखने के लिए मजा आएगा कि आगे जेमी और सरया के बीच में क्या क्या होता है। पर इसके बाद में रेने पैकेट क्रिस जेरिको और उनकी टीम का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर जेरिको और ऑरेंज कैसिडी फिर एक बार एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं और यहाँ पर जेरिको ऑरेंज कैसिडी से अपने जैकेट का बदला लेने वाले हैं, जो कि कैसिडी ने 3 साल पहले डिस्ट्रॉय किया था, जो बातें जेरिको ने कही। लेकिन यहीं पर बात करते हुए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कहा कि इस वीक रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग भी देखना चाहते हैं कि जेरिको के लर्निंग कर्व के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग क्या सीख पाते हैं। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि इनके मैच के अंदर क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर फॉर्मर AEW अमेरिकन चैंपियन MJF आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए MJF ने कहा कि सबसे पहले तो सबको बताना चाहते हैं कि वो काफी दर्द के अंदर है, तो यहाँ पर सब लोग काफी शांति से उनकी बातें सुने। पर क्या सबको पता है जब MJF अमेरिका का प्राइड डिफेंड करने के लिए वेम्बली स्टेडियम के अंदर गए थे, तब यहाँ पर किसी ने MJF को सपोर्ट नहीं किया था और इसी वजह से MJF अपनी अमेरिकन चैंपियनशिप हार गए हैं। इसीलिए MJF अपने आप को अमेरिकन सिटीजन कहने से डिसोन करने वाले हैं, क्योंकि यूएसए के अंदर सिर्फ एक ही जगह है जिस जगह को MJF अपने आप से एसोसिएट करना चाहते हैं और वो है उनका होम टाउन यानी कि लॉन्ग आइलैंड। पर जहाँ तक बात है विल ऑस्प्रे की, तो यहाँ पर MJF विल ऑस्प्रे को ये बताना चाहते हैं कि अभी उनके और विल ऑस्प्रे की स्टोरी खत्म नहीं हुई, लेकिन जब भी विल ऑस्प्रे किसी बड़ी चीज के लिए जाएंगे तो MJF वहाँ पर आकर डेफिनेटली विल ऑस्प्रे को स्क्रू करने वाले हैं। पर MJF को अब उससे बात करनी है जिसने कि MJF को स्क्रू किया है और वो है डेनियल गार्सिया। और यहाँ पर MJF गार्सिया के बारे में भली बुरी बातें कह ही रहे होते हैं कि पीछे से गार्सिया ने आकर MJF पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और वो यहाँ पर MJF पर टॉप रोप से एक पायल ड्राइवर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर यहाँ पर गार्सिया को रोक लिया, जिस चीज का फायदा उठाकर MJF गार्सिया पर अटैक करने के लिए गए। लेकिन गार्सिया ने फिर एक बार फाइट बैक किया और फिर एक बार टॉप रोप से MJF पर एक पायल ड्राइवर लगाने के लिए गए, लेकिन MJF किस तरीके से यहाँ पर भाग गए। पर इसके बाद यहाँ पर माइक लेकर MJF से बात करते हुए गार्सिया ने कहा कि अगर MJF को लग रहा है कि ऑल इन पे-पर-व्यू के अंदर उनके साथ जो हुआ था वो काफी बुरा है, तो फिर MJF ये सुने कि किसी के करियर के सबसे बड़ी रात के अंदर अगर उनके पेरेंट्स उन्हें स्टेजर पर यहाँ से जाते हुए देखेंगे तो उनका क्या होगा, क्योंकि MJF ने वो चीज गार्सिया के साथ की थी और अब गार्सिया की लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है कि MJF की लाइफ को डिस्ट्रॉय करना। और इसके लिए गार्सिया ने ऑल आउट पे-पर-व्यू के अंदर MJF के खिलाफ एक 1-on-1 मैच डिमांड कर लिया है और उन्हें ये मैच मिल चुका है और गार्सिया तब तक नहीं रुकने वाले जब तक कि गार्सिया MJF की नेक तोड़ नहीं देते। जो बातें कहकर यहाँ पर गार्सिया ने माइक फेंक कर MJF के मुंह पर मारा, जिस चीज से MJF तो काफी गुस्सा थे, लेकिन अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलते हुए गार्सिया और MJF के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद में शो पर रिकोचेट का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए रिकोचेट ने कहा कि पूरी दुनिया को पता है कि रिकोचेट कौन है, पर अब पूरी दुनिया रिकोचेट का इम्प्रूव्ड वर्जन देखेंगे। जो बात यहाँ पर रिकोचेट ने कही, जिसके बाद में शो पर एक 8-man टैग टीम मैच देखने को मिला, जहाँ पर हमें क्रिस जेरिको की टीम मार्क ब्रिस्को की टीम को फेस करती हुई दिखाई दी। और गाइस ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो पर एक अच्छा खासा मैच चला है, जहाँ पर इस मैच के अंदर हर एक स्टार को शाइन करने का मौका मिला। हम इस मैच के अंदर काफी पुरानी राइवलरीज फ्रेश होती हुई दिखाई दी और एक के बाद एक काफी जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिला। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस इस मैच के आखिर में हुक ने रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग पर अपना फिनिश लगाया था और यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने रोप को पकड़ा हुआ था, पर फिर भी रेफरी ने उसे अनदेखा किया, जिस वजह से यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को टैप आउट करना पड़ा और एज अ रिजल्ट हुक और मार्क ब्रिस्को की टीम ने ये मैच जीत लिया। पर ये मैच खत्म होने के बाद भी जेरिको यहाँ पर इतना गुस्सा थे कि वो सब पर अटैक करना चाहते थे और सभी सिक्योरिटी ने आकर यहाँ पर सभी स्टार्स को सेपरेट रखा। लेकिन इतने में रिंग के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने हुक पर अटैक कर दिया और हुक की FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप उठाई, जो देखकर लग रहा है कि शायद अब रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग हुक की FTW चैंपियनशिप के पीछे आने वाले हैं। लेकिन सच में गाइस मैं चाहता हूँ कि FTW चैंपियनशिप खत्म हो जाए। लेकिन इसके बाद हमें शो पर मर्सिडीज मोनिका बैकस्टेज में चैंपियनशिप सेलिब्रेशन देखने को मिला, जहाँ पर वो एक पार्टी कर रही थी। लेकिन इतने में यहाँ पर प्राइवेट पार्टी आई और मर्सिडीज मोनी से बात करते हुए प्राइवेट पार्टी ने कहा कि अगर कहीं पर पार्टी चल रही है तो सबको यहाँ पर प्राइवेट पार्टी को इनवाइट करना चाहिए। और यहाँ पर आइजिया कैसिडी जानना चाहते थे कि क्या मर्सिडीज मोनी सिंगल है और ऐसे वो मर्सिडीज मोनी पर आ रहे थे। कितने में यहाँ पर ओकाडा आ गए, जिन्होंने यहाँ पर आइजिया कैसिडी को यहाँ से भगा दिया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे ये चीजें किस तरीके से अनफोल्ड होती है। लेकिन इसके बाद में टोनी शिवानी नई विमेंस वर्ल्ड चैंपियन मरिया मे को बुलाते हुए दिखाई दिए और मरिया मे तो यहाँ पर आ गई जहाँ पर उनका चैंपियनशिप सेलिब्रेशन होना था। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए मरिया मे ने कहा कि मरिया मे इस वीक डायनामाइट शो पर अपना चैंपियनशिप सेलिब्रेशन नहीं करने वाली, क्योंकि
सिटी नहीं है जहाँ पर मरिया मे को अपना चैंपियनशिप सेलिब्रेशन करना है, क्योंकि इस सिटी के अंदर कोई ग्लैमरस लड़की भी नहीं है और यहाँ पर इसीलिए मरिया मे यहाँ पर आई है जो कि अपना ग्लैमर दिखाने वाली है। ये कहकर मरिया मे ने अपना जैकेट उतारा, जहाँ पर मैं मरिया मे ब्लैक लैंजरे के अंदर AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप पहनती हुई दिखाई दी और यहाँ पर मरिया मे चैंपियनशिप सेलिब्रेशन किए बगैर यहाँ चली गई। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब आगे उनके साथ क्या होता है, क्योंकि वो भी काफी टेम्पटिंग दिखाई दे रही है। जिसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स का एक सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर इन दोनों ने बात करते हुए इस वीक के रैम्पेज शो पर अपना डेब्यू मैच अनाउंस कर दिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि रैम्पेज शो पर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर कनुस्के तकेत्सा के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, जहाँ पर हमें दिखाया गया कि कैसे कनुस्के तकेत्सा जापान के अंदर काफी जबरदस्त काम कर रहे थे। लेकिन इस सब के बाद फाइनली टाइम हो चुका था शो के मेन इवेंट मैच का, जहाँ पर हमें रिकोचेट एक 1-on-1 मैच के अंदर काइल फ्लेचर को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और गाइस फिर एक बार रिकोचेट और काइल फ्लेचर इनके बीच का ये मैच एक काफी शानदार मैच रहा है और हमें फिर एक बार इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में काफी जबरदस्त हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिले हैं। और काफी दिनों बाद रिकोचेट को रेसल करता हुआ देखकर भी मजा आ गया, क्योंकि मैं तो WWE फॉलो नहीं कर रहा, जिस वजह से मैंने तो यहाँ पर रिकोचेट की परफॉर्मेंस काफी एंजॉय की और हमें इस मैच के अंदर एक के बाद एक काफी शानदार हाई फ्लाइंग मूव्स भी देखने को मिले। लेकिन काइल फ्लेचर रिकोचेट के किसी भी मूव पर किक आउट कर दे रहे थे, लेकिन आखिरकार रिकोचेट ने यहाँ पर अपना नया फिनिशर यानी कि रिवर्स स्लीपिंग DDT लगा दिया और यहाँ पर काइल फ्लेचर को पिन कर रिकोचेट ने मैच जीत लिया है। और उनके मैच जीतते ही सरप्राइजिंगली यहाँ पर विल ऑस्प्रे आ गए, जो कि यहाँ पर रिकोचेट से कुछ कहना चाहते थे। लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर पाक ने आकर रिकोचेट पर रिवर्स फ्रैंकेनस्टाइनर लगा दिया और रिकोचेट से बात करते हुए पाक ने कहा कि माना कि रिकोचेट AEW के अंदर आए हैं, लेकिन उन्हें बैक ऑफ द लाइन जाना पड़ेगा, क्योंकि विल ऑस्प्रे पाक की शिकार है। जो बात यहाँ पर पाक ने कही, और रिकोचेट जब तक विल ऑस्प्रे को बचाने के लिए आते तब तक तो पाक यहाँ से जा चुके थे। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर जॉन मॉक्सली का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर कैमरामैन जॉन मॉक्सली से पूछ रहे थे कि जॉन मॉक्सली का मतलब क्या है। लेकिन यहीं पर बात करते हुए मॉक्सली ने कहा कि जॉन मॉक्सली काफी जल्दी बताएंगे कि उनका मतलब क्या है। और ये कहकर जॉन मॉक्सली ने यहाँ पर बैकस्टेज में खड़े हुए AEW क्रू पर अटैक कर दिया, जहाँ पर एक लड़की मॉक्सली के साथ मिलकर उन पर अटैक कर रही थी। और गाइस हमें पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि AEW की ही मरीना शेफर्ड है, जो जॉन मॉक्सली सरप्राइजिंगली एक दूसरे के साथ आ चुके हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलते हुए AEW के अंदर क्या करते हैं। लेकिन इस सब के बाद फाइनली हमें शो के मेन इवेंट के अंदर ब्रायन डेनियलसन यहाँ पर अपना फ्यूचर एड्रेस करने के लिए आते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर आकर बात करते हुए ब्रायन ने कहा कि ब्रायन सच बताए तो ऑल इन पे-पर-व्यू के नाइट उनके करियर की सबसे जबरदस्त और सबसे इमोशनल नाइट रही है, जहाँ पर उनकी बेटी ने उन्हें पहली बार रेसल करते हुए देखा। और उनकी बेटी ने ब्रायन से कहा कि ये रात उनके लाइफ की आज तक की सबसे जबरदस्त रात है। जो सुनकर ब्रायन तो इमोशन से काफी भर चुके थे और इसलिए यहाँ पर ब्रायन उन लोगों को थैंक यू करना चाहते हैं जिन्होंने की AEW कंपनी बनाई है, क्योंकि अगर AEW यहाँ पर नहीं होती तो ब्रायन को अपनी लाइफ की वो रात मिलती ही नहीं। और अब ब्रायन के अलावा भी AEW के अंदर ऐसा टैलेंट आ चुका है जिन्हें देखकर लगता है कि कंपनी उनके कंधों पर सर्वाइव कर सकती है। इसलिए यहाँ पर ब्रायन अपने फ्यूचर को एड्रेस करने के लिए आए हैं, क्योंकि ब्रायन का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट अगस्त 1 को एक्सपायर हो चुका है और अब ब्रायन AEW के साथ ऑफिशियली अंडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और अब ब्रायन की रिटायरमेंट उन्हें बुला रही है और ब्रायन की फैमिली घर पर उनका इंतजार कर रही है। लेकिन सच बताए तो ब्रायन जब तक AEW वर्ल्ड चैंपियन है तब तक तो रिटायर नहीं होने वाले, क्योंकि ब्रायन को सबको दिखाना है कि ब्रायन भी एक फाइटिंग चैंपियन है। इसलिए यहाँ पर ब्रायन एक ओपन चैलेंज थ्रो करने वाले हैं और जो कोई चाहता है कि वो ब्रायन के खिलाफ एक मैच डिजर्व करता है, वो यहाँ पर आकर ब्रायन के खिलाफ एक मैच पा सकता है। जो बात यहाँ पर ब्रायन ने कही और ब्रायन के ऐसे कहते ही टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर जैक पेरी आ गए। और यहाँ पर ब्रायन से बात करते हुए जैक पेरी ने कहा कि जैक पेरी को पता है कि जैक पेरी के करियर के 7 महीने किस वजह से खराब हुए हैं और वो ब्रायन की वजह से है, क्योंकि ब्रायन ने जैक पेरी को गलत समझा था। लेकिन इसके बाद भी जैक पेरी ने AEW के अंदर आकर अपने आप को प्रूव कर दिया है कि जैक पेरी सबसे बेस्ट है और जैक पेरी बड़े बड़े स्टार्स के साथ हैंग आउट कर सकते हैं। और अब जैक पेरी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आने वाले हैं और ब्रायन को अब सतर्क हो जाना चाहिए। जो बातें जैक पेरी ने कही और जैक पेरी के ऐसे कहते ही पीछे से यहाँ पर जैक पेरी ने आकर ब्रायन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ब्रायन पर अपना फिनिशर भी लगा दिया। और जैक पेरी ने यहाँ पर AEW और TNT चैंपियनशिप उठाकर क्लियर कर दिया कि वो AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आने वाले हैं। और ऐसे इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे तो काफी पसंद आया है। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?